बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बेगम साहिबा कमरे की सफाई का कहकर अपने मैके गई थी। बड़े साहब भी काम पर थे तो मैं कमरे की सफाई करने लगी। मुझे मालूम ही ना हुआ कि बड़े साहब कब कमरे में आए। मुझे देखते ही उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और बदतमीजी करने लगे। मैंने इज्जत बचाने को अपनी नस काट ली। मैं समझी कि मैं मर जाऊंगी, पर जब मुझे होश आया तो घर में सब रो रहे थे। मैं उठ बैठी। सामने ही किसी का जनाजा रखा था। मैं हैरत से जो ही उस जनाजे को देखने गई, मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो तो मैं गीले कपड़ों को लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंची। कपड़ों से भरी टोकरी फर्श पर रखी और मतलाशी निगाहों से हमजा को ढूंढने लगी। वो अब तक छत पर नहीं आया तो मेरा दिल बुरा होने लगा। हालांकि मैंने मैसेज करके बताया भी था कि मैं कपड़े लेकर छत पर आ रही हूं, मगर इसके बावजूद दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। एक एक कपड़ा तार पर डालते हुए मैं कुनखियों से साथ वाली छत की तरफ भी देखती जा रही थी कि अचानक ही वो मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मेरे चेहरे पर मस्नूई नाराजगी के तासुरात उभरे, लेकिन दिल खुशी से धक धक करने लगा। दोनों छतों के दरमियान उठी हुई दीवार के करीब आकर वो खड़ा हो गया था, तो मैं भी अपने कपड़े छोड़ छाड़ कर उसके करीब गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम अभी आ रहे हो? मैंने एकदम हमजा से गिला किया तो हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, देर से ही सही, लेकिन आया तो हूं ना, वरना यकीन करो आज छत पर आने का कोई हाल नहीं था। क्यों? अब्बा घर पर हैं यार, वो मुंह बनाते हुए बोला। और तुम्हें पता है कि जब वो घर पर हों तो बस उन्हें सारे जहां की खराबियां मुझ में ही नजर आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मुझे नसीहत करके अपना वक्त बर्बाद करते हैं, और मेरा भी। अभी कह रहे थे कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के लिए मस्जिद जाया करो। तुम्हारी शलवार टखनों से नीचे क्यों है? पैंट शर्ट क्यों पहनते हो? ये तो फिरंगियों का लिबास है। बाल लंबे लंबे क्यों हैं? छोटे करवाओ। दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते हो? अबे यार, कोई एक बात हो तो बताऊं। वो झुंझलाया। फिर मेरी इस्लाह के बाद वो अम्मा की तरफ मुड़ जाते हैं। बात बात पर उनसे लड़ाई झगड़ा। कभी खाना पसंद नहीं आ रहा तो कभी घर की सफाई में मीन मेख निकालेंगे। मैं और अम्मा तो शुक्र ही करते हैं, वो ज्यादातर घर से बाहर ही वक्त गुजारते हैं। सोचो अगर हर वक्त घर पर रहें तो न जाने इस घर का क्या बन जाए। तो मैं उसकी बात पर हंसने लगी। तो ठीक ही तो कहते हैं, कभी आईने में खुद को देखा है? वो एकदम गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोला, हीरो लगता हूं तभी तो तुम मर मिटी हो। वो शोखी से बोला तो मैं हंसने लगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हीरो तो तुम लगते हो। मेरी तारीफ पर उसने हल्की सी सीटी बजाई और फिर एकदम से बोला, ये इतने कपड़े तुम अकेली छत पर लाई हो क्या? तो मैंने हाँ में सर हिलाया। तो वो खफगी से बोला, तुम्हारी चची सारा दिन चारपाइयां ही तोड़ती रहती हैं, उसको बोलती ना मेरे साथ ये कपड़े उठाकर ऊपर लेकर जाओ। ये बात करके मैंने घर में कयामत नहीं बर्पा करनी, मैंने हंसकर जवाब दिया। यार, उसे एहसास होना चाहिए तुम्हारा, धान पांसी तो हो तुम। तो मैं उसकी तरफ गौर से देखने लगी। उसकी यही बातें मेरा दिल धड़का देती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इस पूरी कायनात में कोई तो है जिसे मेरा एहसास है। तुम्हारी जॉब का क्या बना? तो वो एकदम अफसरदा सा हो गया। एक दुकान पर बात हो गई है, कल से जाऊंगा, बस तुम दुआ करना। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। वो काफी अरसे से जॉब की स्ट्रगल कर रहा था। मैं जानती थी कि वो बहुत मेहनती है। वो खुद भी अपनी स्ट्रगल के बारे में मुझसे डिस्कस करता रहता था, जिसकी वजह से मुझे अंदाजा था कि वो जल्द अज जल्द अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। बस जिस दिन मेरी नौकरी पक्की हुई तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। अम्मा को फौरन भेजूंगा, वो तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ पक्का करके आए। तो उसकी बात सुनकर मैं शर्मा सी गई। मैं तो खुद दिल ही दिल में उसकी दुल्हन बनने के ख्वाब देखती रहती थी। एक दफा नौकरी लग जाए बस, फिर हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहां कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो। तो उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में हल्की हल्की नमी से आ गई। तुम सच कह रहे हो ना हमजा? मैंने लरसते हुए होंठों से उससे पूछा। तो वो एकदम मेरी तरफ देखकर बोला, एकदम सच। बस तुम दुआ किया करो, जिस दिन कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो बस उस दिन से ही मेरी दुल्हन बनने के तुम्हारे चांसेस नजदीक हो जाएंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना सोनिया? तो मैंने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। तो वो बोला, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमने अपनी जिंदगी में चाहा है। अपना घर, सुकून भरी जिंदगी, और कोई चची नहीं होगी हमारी दुनिया में जो तुम्हें ताने दे। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद के नन्हे जुगनू चमक उठे। मैं हमजा को अपना निजात दहिंदा मान चुकी थी। उसकी बातें सुनकर हर बार की तरह मैंने दिल ही दिल में आमीन की और दुआ की कि जल्दी ये मकाम मेरी जिंदगी में आए और चची के घर से मेरी जान छूटे। मैं और हमजा अपने आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाब ही बुन रहे थे कि अचानक सहन से चची की चीखती चिंगाड़ती आवाज आई। तो मैं एकदम से बौखला गई। फटाफट हमजा को खुदा हाफिज कहा
और भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। किस कदर कामचोर लड़की हो तुम, सारा सहन गीला पड़ा है और तुम छत पर जाकर सो गई हो। कपड़े डालने में क्या इतना टाइम लगता है? किचन भरा हुआ है गंदे बर्तनों से, खाना बनाना रहता है, लेकिन तुम्हारी काहिली खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। चची गुस्से से बोलती ही चली गई तो मैं सहम सी गई। चची कपड़े बहुत सारे थे तो टाइम लगेगा ना। किस कदर जबान दराज हो तुम, एक तो सुस्ती की मारी तुम्हारी जान और ऊपर से जबान की तेजी। अल्लाह बचाए तुम जैसी लड़कियों से। तुम जैसी लड़कियां तो 2 दिन भी ससुराल में नहीं काट सकती, अगले उठाकर बाहर फेंकते हैं। चची इंतहाई काटदार लहजे में बोली तो उसका दिल धक से रह गया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? फटाफट सहन में वाइपर लगाओ और किचन में बर्तन धोकर शाम के खाने की तैयारी करो। तुम्हारे चचा बस आने ही वाले होंगे। तो मैंने खामोशी से सर झुकाया और फटाफट वाइपर लगाकर किचन में घुस गई। काम करने के बावजूद बात बात पर झिड़की खाना तो रोज का ही मामूल था मेरा। कभी कभी तो मैं थक कर सोचती कि कम से कम बेटी के माँ बाप को नहीं मरना चाहिए। माँ बाप जैसे भी हों अपनी औलाद के लिए इतने सख्त दिल नहीं होते। कहीं न कहीं वो अपनी औलाद पर अपना दिल दुखा ही लेते हैं, लेकिन वालिदैन के अलावा हर रिश्ता जहर बन जाता है। मेरे वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। ये घर मेरे वालिदैन का ही था जिसमें चचा और चची शिफ्ट हो गए, लेकिन इस घर पर उन्होंने कब्जा ही कर लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये कहने लगे कि ये हमारा घर है। मैं भला उनसे क्या कहती? मैं कौन सी जॉब करती थी जो अपना हक उनसे मांगती? एक वक्त की रोटी की भी मैं उन्हीं की मोहताज थी। इसीलिए वो घर के हवाले से जब भी बात करते तो मैं खामोश हो जाती। कई बार जब चची को मुझ पर तप चढ़ती तो एकदम मुझे कहती, जहां तुम्हारा दिल करता है चली जाओ, हमारी जान छोड़ो। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं बिल्कुल ही बेयारो मददगार हूं। ऐसे में मुझे टूट कर रोना आता। उनकी बातें सुन सुनकर मेरा दिल करता कि मैं कहीं चली जाऊं। वैसे भी इस घर में मेरे लिए क्या रखा है? मैंने दिल ही दिल में इरादा कर रखा था कि जो ही हमजा सेट हुआ तो मैं पहली फुर्सत में ही उसके साथ भाग जाऊंगी। मैं जानती थी हमजा ने मुझसे जो वादे कर रखे हैं वो जरूर पूरे करेगा, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा उस पर एतबार करने लगी थी। उन्हीं दिनों एक आदमी का रिश्ता मेरे लिए आया जो 2 बच्चों का बाप था और उसकी बीवी मर चुकी थी। मुझे यकीन था कि चची इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी, लेकिन मेरी हैरत की तो इंतहा न रही जब उन्होंने ना सिर्फ ये रिश्ता कबूल कर लिया बल्कि मुझसे पूछा तक नहीं, जबकि चची मेरी दुआए खैर की मिठाई भी खा चुकी थी। मैंने झिझकते हुए चची से कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो चची मेरी बात सुनकर हंसने लगी। तुम कौन होती हो इनकार करने वाली? अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि हमारे फैसलों में बोलो। तो मैंने आहिस्ता से उन्हें कहा, चची ये फैसला आपकी जिंदगी का नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का हो रहा है, और हमारा तो दीन भी लड़की की रजामंदी पूछने की ताकीद करता है। तो चची मुंह बनाकर मेरी तरफ देखने लगी। 2-4 दिन मदरसे क्या गई हो, पूरी मौलानी बन गई हो, होगा वही जो हम चाहेंगे। अरे इतना बड़ा घर है, सरकारी नौकरी है, बस 4 ही बच्चे हैं, वो भी शादीशुदा। वो शख्स तो तुम्हारे पांव धो धो कर पिएगा। चची की बात पर मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें कहूं कि काश आपकी बेटी होती तो आप ऐसा करते हुए 100 बार सोचती। जिस शख्स को आप मेरे लिए मुंतखब कर रही हैं वो मेरी बाप की उम्र का है। मैं ये बात हमजा के इल्म में लाना चाहती थी, लेकिन वो इन दिनों शहर से बाहर गया हुआ था और उसका फोन भी बंद जा रहा था। मैं जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में फिरती रहती, लेकिन मुझे सुकून एक पल को भी नहीं था। शादी में अभी वक्त था, इसीलिए मुझे यकीन था कि 2-4 दिन में हमजा आ ही जाएगा तो हम इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि अब मैंने ठान ली थी कि चाहे हमजा की नौकरी लगे या ना लगे, मैं उसके साथ अब यहां से निकलकर भाग जाऊंगी। मैं दिल ही दिल में खामोशी से यहां से निकलने के मंसूबे बनाने लगी, लेकिन मुझे हमजा की गैर हाजिरी भी खल रही थी कि इसी दौरान उस आदमी ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार चची से किया। वो अकेले में मुझसे मिलना चाहता था तो चची ने कोई एतराज ना किया, लेकिन मुझे उससे नहीं मिलना था। मैंने चची को साफ साफ कह दिया तो चची हत्ते से ही उखड़ गई। एक दिन सारे घर का काम करके मैं अपने कमरे में कमर सीधी करने के लिए लेटी ही थी कि अचानक चची मेरे कमरे में आ गई तो मैं उठकर बैठ गई। चची ने मुझे कहा, फौरन अपना हुलिया दुरुस्त करो। तो मैंने हैरानगी से उन्हें देखा और कहा, सब खैरियत है? तो वो बोली, कुद्दूसी साहब आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कुद्दूसी वही था जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था। मैंने परेशानी से चची को कहा, मैं क्यों मिलूं उससे? मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे उससे नहीं मिलना, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। फिर आप मेरी मर्जी के बगैर ये सब क्यों कर रही हैं? चची ने मेरी तरफ देखा और इंतहाई तंजिया लहजे में बोली, तुम्हारी मर्जी यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखती बीबी। अगर तुम्हारे जहन में कोई खन्नास भरा हुआ है तो उसे निकालकर बाहर फेंक दो। तुम्हारी शादी का फैसला हो चुका है, बस वो शादी से पहले तुमसे मिलना चाहता है, तो हमने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। अच्छा है, वो तुम्हें देख ले,
इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने रंजीदा होकर चची की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, चची ने इंतहाई तेजी से मुझे कहा, फौरन नीचे आओ, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। तो उनके गुस्से की वजह से मैं खामोश हो गई और थके थके कदमों के साथ नीचे जाने लगी। जो ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहां पर एक दरमियानी उम्र के आदमी को बैठे हुए देखा, जिसके बालों पर ताज़ा ताज़ा खिताब लगा हुआ दूर से ही नजर आ रहा था। मैं जो ही अंदर दाखिल हुई तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और एकदम से खड़ा हो गया। मैंने झिझकते हुए उन्हें सलाम किया और फिर दूर हटकर सोफे पर बैठ गई। तो वो किसी एक्सरे मशीन की तरह मुझे घूरता रहा। जब खामोशी उसके और मेरे दरमियान बढ़ने लगी तो मुझे घबराहट होने लगी। मैं पहलू पे पहलू बदल रही थी, न जाने वो क्यों कोई बात नहीं कर रहा था। तो मैंने गला खनकारते हुए कहा, आपने मुझसे कोई बात करनी है? तो वो एकदम हंसा। उसकी मुस्कुराहट मुझे किसी शिकारी की तरह लगी। फिर वो आहिस्ता से बोला, मैं बस ये चाहता था कि जिस लड़की से मेरा बंधन होने वाला है मैं उससे एक बार मिल लूं, बातचीत कर लूं। उम्मीद है आपको इस पर कोई एतराज नहीं हुआ होगा। मैंने निगाह उठाकर इंतहाई नापसंदीदगी से उसकी तरफ देखा तो वो मेरे तासुरात को इग्नोर करते हुए बोला, मेरा बहुत बड़ा घर है, एक अच्छी नौकरी है, मेरे 4 बच्चे हैं और वो सब शादीशुदा हैं। शादी मैं बस अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कर रहा हूं और यकीनन आपको बहुत खुश रखूंगा। तो मैंने बगैर लगी लिपटी उसे कहा, मैं आपसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, न ही मुझे आपके बड़े घर से कोई गर्ज है और न ही आपकी तन्हाई दूर करने से। तो वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है, बल्कि तुम्हारी चची ने तो मुझे यकीन दिलाया था कि ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए बहुत ही बरकत वाला होगा। उनकी इस बात पर ही मैंने भरोसा करते हुए हाँ कर दी थी, वरना मुझे रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुम्हारी चची ने तुम्हारी शाह खर्चियों के लिए मुझसे एक बड़ी रकम क्यों ली है? तो मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगी। मेरी शाह खर्चियां? मेरी तो कोई शाह खर्चियां नहीं है। और आपने कितनी रकम चची को दी है? तो वो बोला, मैंने 1 लाख रुपया तुम्हारी चची को दिया है और ये कोई मामूली रकम नहीं है। रकम को सुनकर तो मेरा दिल धक धक करने लगा और चेहरा फक हो गया। मैं समझ गई कि चची ने मेरा सौदा इस शख्स के साथ किया है। तभी वो मेरे इनकार पर भड़क जाती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने उससे कहा, आपको लगता है कि पैसे देकर आप मेरा दिल खरीद सकते हैं? मैं कोई चीज नहीं हूं जिसका आप सौदा करके बैठे हैं। जीती जागती इंसान हूं। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा कभी भी ना होता। मेरी बात सुनकर वो शख्स एकदम नर्म पड़ गया। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो मुझे पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी। तुम पैसों की फिक्र मत करो, ये मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। मैं इससे भी ज्यादा रकम तुम पर वार सकता हूं। तो मैं उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर आ गई। मुझे बाहर आता देखकर फौरन चची मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उनका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। क्या बात हुई तुमसे? क्या कह रहा था वो? तुमने कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं की ना? तो मैं एकदम से रोते हुए बोली, चची मुझे ये नहीं मालूम था कि आप मेरी इज्जत का सौदा चंद टकों की खातिर कर देंगी। आपने मेरे ही घर पर कब्जा किया। मैं नहीं बोली, लेकिन अब आप मेरी ही जिंदगी का फैसला करने जा रही हैं, और वो भी मेरी बाप की उम्र के आदमी के साथ, और मेरे पैसे भी आपने वसूल कर लिए। तो वो मेरी बात सुनकर इंतहाई हठधर्मी से बोली, अरे तुम पागल लड़की हो, मर्दों की उम्र कौन देखता है? शुक्र नहीं करती हो कि उसे तुमसे कोई जहेज नहीं चाहिए? वरना आजकल तो लड़कों के तेवर आसमान को जा लगे हैं। भला उनके मुताबिक जहेज कहां से बनाएं? यहां तो खाने के लिए रोटी नहीं है। ये शादी तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर है। देखो ना, तुम्हारी जिंदगी ही संवर जाएगी। तुम्हें और क्या चाहिए? तो मुझे अपनी चची पर जिंदगी में पहली बार बहुत अफसोस हुआ। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी जिंदगी का सफर कोई इतना आसान नहीं है। बस मैंने ठान ली कि अब मैं बहुत जल्द इस घर को छोड़ दूंगी। चची भी मेरे तेवर देख चुकी थी, इसीलिए मुझ पर कड़ी निगरानी रखने लगी। उन्होंने खुद को अगले जुमे निकाह की तारीख दे दी थी। मेरे पास बहुत कम वक्त था। मैं अपनी जिंदगी को चची के लालच पर कुर्बान नहीं कर सकती थी। मुझे अपने लिए खुद लड़ना था। खुदा खुदा करके हमजा वापस आया तो मैंने फौरन मैसेज करके उसे ऊपर छत पर आने को कहा। चची का यह मामूल था कि वो रात का खाना खाते ही सो जाती थी, लिहाजा मौका गनीमत जानते हुए मैं फौरन छत पर चली गई और हमजा को सारी सूरत हाल बताई। तो हमजा गुस्से से आग बगोला हो गया। हमजा ने मुझे कहा, हम आज रात ही भाग जाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसका तुमने ख्वाब भी नहीं देखा है। उसकी बात सुनकर जाने क्यों मेरा दिल सुकून से भर गया और मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी की तो तमाम मुश्किलात ही खत्म हो गई। मैंने और हमजा ने अगली रात भागने का प्लान बनाया। तो मैंने अपने जेवरात जो अम्मी ने मेरे नाम पर बनाए थे वो भी साथ ले जाने का फैसला किया। ये और बात है कि चची ने उन जेवरात को अपने पास रख लिया था, मगर मैं जानती थी
कि उन्होंने किस बक्से में ये जेवरात रखे हुए हैं और उसकी चाबी कहाँ है। लिहाजा मैं चची के सोने का इंतजार करने लगी और जो ही वो सो गई तो मैंने फौरन चाबी मर्तबान से निकाली और बक्से का ताला खोलकर अपने तमाम जेवरात निकाले और चुपके से घर से निकल आई। मेन रोड पर हमजा बाइक पर मेरा इंतजार कर रहा था। हमजा मुझे लेकर एक दोस्त के घर आया। यहाँ पर हमने निकाह किया और फिर उसके बाद हमने वो शहर छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर रहना उसके और मेरे दोनों के लिए खतरा था। हमजा ने मुझे बताया था कि अपने दोस्त के तवस्सुत से उसने एक इंतहाई शानदार घर लिया है, तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मैं और हमजा उस घर में पहुंचे तो एक कमरे के उस घर को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। खाली सा कमरा जिसमें ना कोई चारपाई थी ना कोई बिस्तर। मैं हैरान हैरान नजरों से हमजा की तरफ देखने लगी तो उसने कहा, जल्दी में यही अरेंज हो सका है, बहुत जल्द मैं अच्छा सा घर ले लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। तो उसकी बात सुनकर मैं एकदम से शांत हो गई। वैसे भी मुझे घर से ज्यादा हमजा की मोहब्बत पर यकीन था कि वो एहसास करने वाला लड़का है, मुझे खुश रखेगा। उसकी संगत में मेरी जिंदगी एक कमरे से शुरू हुई थी, लेकिन मैं फिर भी खुश थी। हमजा सुबह जाता, शाम को आता, मैं सारा दिन घर पर अकेली होती। मैं खुश थी कि उसे यहां पर जल्दी जॉब मिल गई है। लेकिन जब एक एक करके मेरा जेवर बिकने लगा तो मैं परेशान हो गई। ये जेवर मेरी माँ का था और इसे यूं बिकता देखकर मेरा दिल रोने लगता। मुझे समझ नहीं आती थी कि जब हमजा कमा रहा है तो फिर वो बार बार अपने किसी न किसी जरूरत के लिए मेरे जेवर को क्यों लेकर जाता है। झिझक की वजह से उसे इनकार भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब जेवर बिल्कुल बिक गया तो हमजा की असलियत भी मेरे सामने आ गई। कुछ दिनों से वो घर पर था। मैं हैरान थी कि वो काम पर क्यों नहीं जाता। जब भी उससे पूछती तो कहता छुट्टियां ली हुई हैं। तो मैं उसकी इस बात पर बड़ी हैरान होती कि इस वक्त हमें पैसों की अशद जरूरत है और वो छुट्टियां लेकर घर बैठा हुआ है। ज्यादा पूछती तो वो लड़ने लगता और गुस्से से कहता, मेरे मामलात में दखल मत दो, अपने काम से काम रखो। मुझे समझ नहीं आती थी कि इस एक कमरे के घर में आखिर क्या काम करूं। छोटे से कमरे को साफ करना, 2 बंदों की हांडी रोटी पकाने के बाद इतना ज्यादा टाइम बच जाता था कि कुछ करने को होता ही नहीं था। एक दिन जब हमजा बाहर गया और वापस लौटा तो शदीद नशे में धुत था। उसे इस हाल में देखकर तो मैं धक से रह गई। सुबह जब उसका नशा उतरा तो मैं उससे लड़ने लग गई कि एक तो हमारे घर के हालात अच्छे नहीं, ऊपर से तुमने नशा भी कर रखा है कि इनकी सोहबत में बैठ रहे हो। तो उसने बहाना बनाकर कहा, यार दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दिया था, आइंदा नहीं पीऊंगा। मुझे उसकी बात पर एतबार आ गया और मैंने सोचा कि वाकई वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मेरी ये खुशफहमी जल्द ही दूर हो गई क्योंकि वो आए दिन नशे में धुत घर आने लगा। वो सिर्फ नशे नहीं करता था बल्कि जुआरी भी हो गया था। उसने मेरा जो जेवर बेचा था उसमें ज़रूरत की चंद चीज़ें लेकर वो घर आया था और मुझे ये बताया कि सारे पैसे इन्हीं चीज़ों पर खर्च हो गए। चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इसीलिए तो पैसों का पता नहीं चलता। मैं भी इतनी समझदार नहीं थी, इसीलिए उसकी बात पर यकीन करके बैठ गई। अकल तो तब आई जब घर की उन्हीं चीज़ों को जो वो खरीद कर लाया था मेरे मना करने के बावजूद बाजार में ले जाकर बेच दी थी और फिर उन्हीं पैसों से उसने जुआ खेला। मुझे जब ये पता चला कि वो तो पक्का जुआरी है और नशे का भी आदी है तो मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई थी। जिस सुहानी जिंदगी के ख्वाब सोचकर मैं घर से निकली थी वो तो सब चकनाचूर हो चुके थे। मेरा तो जिंदगी पर से एतबार ही उठ गया था। समझ ही नहीं आती थी कि अब जिंदगी किस तरह से गुजरेगी क्योंकि मुझे हमजा सुधरने वाला नहीं लग रहा था। हमजा से शादी के 3 माह के अंदर अंदर मुझे ये एहसास होने लगा कि मैंने हमजा से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं जिस जहनी सुकून और खुशियों की खातिर हमजा के साथ निकल कर आई थी वो अब एक भयानक ख्वाब से कम नहीं था। हमजा इंतहाई गैर जिम्मेदार निकला। अब तो वो कई कई दिन तक घर भी ना आता। उसे इस बात की परवाह ही ना होती कि रहने के लिए जो ये कमरा हमने लिया है इसका हर महीने किराया भी देना होता है। मुझे जिंदगी की परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। एक तो किराए की टेंशन, ऊपर से खाने पीने की, और तीसरी टेंशन मुझे हमजा की थी जो कई दिनों तक गैर हाजिर रहता। समझ ना आती कि मैं क्या करूं क्योंकि ये शहर और मोहल्ला मेरे लिए नया था। मैं कभी बाहर निकली ही नहीं थी और ना ही मैंने अभी तक मोहल्ले में किसी के साथ बना कर रखी थी। मैं तो ऐसे ही समझ रही थी कि बाहर निकलकर हमजा के मुतालिक किसी से क्या पूछूं। तो ऐसे में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बाहर निकलकर हमजा के मुतालिक किसी से क्या पूछूं। एक दिन मैं हिम्मत करके बाहर निकलने वाली थी कि हमजा घर आ गया। उसे देखकर मेरी जान में जान आई तो मैं रोने लगी। वो थके थके कदमों से अंदर आया। उसकी आंखें सुर्ख और कपड़े गर्द में अटे हुए थे। उसे देखते ही मैं चीख कर बोली, हमजा तुम कहाँ थे? तो वो मेरी तरफ अजनबी अजनबी नजरों से देखकर बोला,
क्या मसला है तुम्हें? वो नशे की हालत में था। उसे इस हाल में देखकर मैं परेशान हो गई। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है हमजा? तो वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए लेट गया। मैंने दोबारा हिम्मत करके उससे सवाल किया, हमजा तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। तो वो एकदम बेफिक्री से बोला, इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? मैं कोई मर तो नहीं गया था। उसकी बात सुनकर मैं दहल गई। वो काफी कमजोर लग रहा था। उसे देखकर मेरा दिल दुखी होने लगा। न जाने किन की सोहबत में आजकल बैठ रहा था कि उसे न अपनी जिंदगी की फिक्र रही और न ही मेरी। जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मुझे पता ही न चला। तो उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और ये कहा, हर वक्त रूनी शक्ल मत बनाया करो, इसीलिए मैं घर नहीं आता। मुझे तुमसे शदीद कोफ्त होती है। तो उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। ये वही था जो मेरी आंख की नमी पर भी तड़प जाया करता था। और जब आज मैं उसके सामने आंसुओं के साथ बैठी रो रही हूं तो वो झुंझला रहा है। हमजा तुमने अपने साथ क्या बना लिया है? घर का किराया सर पर खड़ा है, खाने को घर में कुछ नहीं है, पैसे भी खत्म हो चुके हैं। खुदा जाने तुम नौकरी कर रहे हो या नहीं। तो वो एकदम लापरवाही से बोला, तुम्हें ज्यादा फिक्र है तो तुम नौकरी कर लो, मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं इस हमजा को नहीं पहचानती थी। ये वो हमजा नहीं था जिसने मुझे खूबसूरत जिंदगी का वादा कर रखा था। उसकी बेहिस्सी पर मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने तुम्हारे वादों पर एतबार करके अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारा साथ देने का फैसला किया था। लेकिन अब तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मैंने रोते हुए जब सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो मजे से सो रहा था। अगली सुबह हमजा मेरे उठने से भी बहुत पहले घर से जा चुका था और फिर कई दिन गुजरने के बाद भी वो घर नहीं लौटा। तो मैं बहुत परेशान हो गई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी वो कई दिन घर से गैर हाजिर रहा था। लेकिन अब की बार मसला ये था कि यकम सर पर खड़ी थी और मेरे हाथ पर तो एक ढेला नहीं था जो मैं उस कमरे के किराए के लिए अदा करती। मालिक मकान एक अच्छा इंसान था, लेकिन अब वो भी किराया लेट देने की वजह से हम पर कुछ बरहम दिखाई देता था, क्योंकि हमने कभी भी उसे वक्त पर किराया नहीं दिया था। और मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल मालिक मकान किराया लेने के लिए आएगा। तो अब की बार मैं क्या बहाना बनाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करूं तो करूं क्या। मैं इन्हीं फिक्रों में थी कि एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे लगा कि हमजा आ गया है। मैंने जो ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक अजनबी मर्द को देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सर पर रखा और उसकी तरफ देखने लगी। उसने मुझे कहा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं अंदर आ सकता हूं, मुझे हमजा नहीं भेजा है। तो मैं उसकी बात सुनकर बड़ी हैरान हुई और फौरन बोली, हमजा कहाँ है? तो वो बोला, अगर आप मुझे अंदर आने देंगी तो मैं आपको सारी तफसील बता सकूंगा। यूं दरवाजे पर खड़े होकर बताना कुछ मुनासिब नहीं है। मैंने कुछ झिझकते हुए उसे अंदर बुला लिया तो उसने मुझे कहा, हमजा बिल्कुल ठीक है और उसने मुझे आपकी तरफ भेजा है। तो मैं उसकी बात पर परेशान हो गई। उसने मुझे कहा उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने मुझे ऑफर की कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, तुम एक रात वहां गुजार सकते हो, तो इसलिए मैं यहां आ गया। उसका पूरा मुद्दा जानकर मैं लरस गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से से थर थर कांपते हुए उससे कहा, अभी और इसी वक्त बाहर निकल जाओ। तो वो एकदम गुस्से में आ गया और बोला, ठीक है मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन फिर मेरे पैसे निकालो, उसके बाद जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैं चीख चीख कर बोली कि जिसके साथ तुमने जुआ खेला है पैसे भी उसी से वसूल करो और फौरन निकलो, वरना मैं चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगी, तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो वो मर्द गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो अपनी ये हालत हो गई थी कि ऐसा लगता था कि पूरे जिस्म में से जान ही निकल गई हो। मैंने हमजा की हर बात बर्दाश्त की। उसने मेरा जेवर बेचा, वो नशे और जुआरी निकला। कई कई दिनों तक मैंने फाके किए। लेट कराई की वजह से मालिक मकान के सामने शर्मिंदा हुई। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब मुझे हमजा से शदीद नफरत महसूस हुई हो। लेकिन आज तो मेरा रुआ रुआ हमजा से नफरत पर तुला हुआ था। मैं उम्मीद से थी और उसे इस हालत में भी शर्म न आई कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं और वो मुझे धंधे वाली बनाना चाह रहा है। लानत है ऐसी जिंदगी पर और ऐसे मर्द पर। मैं चाहकर भी रो न पाई, क्योंकि मैं एक बीवी नहीं बल्कि एक मां भी बनने जा रही थी, जिसे अपने साथ साथ आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल की भी फिक्र करनी थी। मुझे डॉक्टर बता चुकी थी कि मेरे पेट में बेटी है, लिहाजा मेरी फिक्र तो और भी बढ़ गई कि जो शख्स अपनी बीवी को चंद टकों के लिए बेच सकता है वो न जाने अपनी बेटी के साथ क्या करेगा। जो ही ये सोच मेरे जहन में पड़ी, मेरा दिल अपनी शादीशुदा जिंदगी से इकट्ठा हो गया कि अब मुझे फिर से भागना होगा। लेकिन मैं भागकर कहाँ जाऊंगी? इतना बड़ा शहर है जिसमें मेरी किसी के साथ भी जान पहचान नहीं है, और अब तो मैं अकेली भी नहीं हूं।
मेरे वतन में एक जीती जागती बच्ची भी थी, जिसे इस दुनिया में लाने और संभालने की जिम्मेदारी भी अब मेरी ही थी। हमजा इतना गिर जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए उसने मेरी ही मोहब्बत का सौदा कर डाला। अपनी मोहब्बत के अंजाम पर मेरा दिल बहुत ही बोझल था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं कि अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो मेरा दिल हलक में आ गया। मैं दरवाजे की तरफ खौफजदा नजरों से देखने लगी। अगर वही आदमी हुआ तो मैं क्या करूंगी। मेरा दिल लरसने लगा। दरवाजा अब दस्तक के बजाय पीटा जा रहा था तो मैंने दरवाजा खोलने के बजाय पहले पूछा कि कौन है, तो एकदम मालिक मकान की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो मालिक मकान की बीवी खड़ी थी। वो फौरन अंदर आई और उसने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया और बोली, हमें मोहल्ले में से किसी ने बताया है कि कोई नामहरम आदमी अंदर आया है। कहाँ है वो और क्या लगता है तुम्हारा? कई दिनों से तुम्हारे शौहर को भी नहीं देखा गया। हम यहाँ रहते नहीं हैं लेकिन हमें पल पल की खबर रहती है। मालिक मकान की बात सुनकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बीच चौराहे में ले जाकर गंदा कर दिया हो। मैं जो काफी हिम्मत से सारे मामले को बर्दाश्त कर रही थी, मगर मालिक मकान की बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे रोने को देखकर वो बेहद परेशान हो गई और मुझे कहने लगी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा शौहर कहाँ है? तो मैंने कहा कि वो मेरा शौहर नहीं है, वो एक शैतान है। और फिर मैंने उसे सारा वाकया कह सुनाया कि किस तरह मेरे जुआरी शौहर ने जुआ हारने की पादाश में मुझे अपने जुआरी दोस्त को पेश कर दिया। तो मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो मैंने कहा, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। वो आदमी अंदर जरूर आया था। मैं समझी कि शायद मेरे शौहर ने उसके हाथ कोई पैगाम भेजा है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो इंतहाई गंदे अजाइम लेकर मेरी दहलीज को पार कर रहा है। अगर मुझे पता होता तो वो कभी भी अंदर ना आ सकता। जो ही उसने मुझे मेरे शौहर का पैगाम दिया तो मैंने उसे फौरन यहां से जाने को कहा और धमकी दी कि अगर वो 2 कदम भी मेरे करीब आया तो मैं शोर मचा दूंगी। लिहाजा वो डर कर भाग गया। तो मेरी बात सुनकर मालिक मकान ने मुझे इंतहाई हमदर्दाना नजरों से देखा और कहा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? मुझे बताओ, मैं उनसे राब्ता करती हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। वालिदैन के नाम पर मुझे लगा कि जैसे मेरा सांस ही बंद हो जाएगा। मैं अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। तो मालिक मकान मेरे पास आई और मेरे ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, देखो तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम मुझे अपने वालिदैन का नंबर दो। तो मैंने भीगी आंखों से मालिक मकान की तरफ देखा और बोली, मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं और उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं है जो मुझे पनाह दे सके। तो उसने मेरी ये बात सुनकर मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहा, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। तुम परेशान नहीं हो, मेरे साथ चलो। तुम्हारा यहाँ इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। क्या खबर तुम्हारा शौहर फिर किसी और को भेज दे? तो उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई। वाकई मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैंने इंतहाई बेबसी से उनकी तरफ देखकर कहा, मगर मैं कहाँ जाऊंगी, ये शहर भी मेरे लिए नया है, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तो वो कहने लगी, अल्लाह कोई ना कोई सबब कर देगा बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचती हूँ। उस छोटे से कमरे में मेरा कोई सामान तो था नहीं, बस एक चादर थी जिसे मैंने अपने गिर्द लपेटा और अल्लाह का नाम लेकर उस खातून पर भरोसा करते हुए उसके साथ चल पड़ी। क्योंकि मैं ये फैसला कर चुकी थी कि अब मैं हमजा जैसे गिरे हुए आदमी के साथ मजीद नहीं रह सकती। जो अपनी बीवी की इज्जत ना करता हो वो अपनी बेटी की क्या इज्जत करेगा। अब मुझे सिर्फ अपना ही नहीं सोचना था, अपनी आने वाली बेटी के बारे में भी एक महफूज पनाहगाह की सोच रखनी थी। मकान मालिक के घर रहते हुए मुझे चंद माह ही हुए थे कि अल्लाह ने मुझे एक सेहतमंद और प्यारी बेटी से नवाजा। इस दौरान हमजा ने एक बार भी आकर मुझे ये अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा और ना ही मुझे उसका कोई अता पता था कि वो कहाँ है। ऐसा लगता था जैसे इस शहर की भीड़ में वो जानबूझकर गुम हो चुका है, और जो लोग जानबूझकर गुम हो उनको भला कैसे ढूंढा जा सकता है। अगर वो मुझे बिलफर्ज मिल भी जाता तो ऐसे खावंद के साथ रहना किसी रिस्क से कम नहीं था। मैं अब उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी मालिक मकान, जिन्हें मैं आंटी कहती थी, उनसे कहा कि वो मुझे कहीं काम दिलवा दें ताकि मैं अपना और अपनी बेटी का बोझ उठा सकूं। तो उन्होंने बड़े अरमान से मेरी तरफ देखकर कहा, काश तुम पढ़ी लिखी होती तो मैं तुम्हें कभी भी कोठी पर काम के लिए न भेजती। लेकिन सोनिया, मेरी एक बात याद रखना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, अपनी बेटी को जरूर पढ़ाना, ताकि कल अगर इस पर मुश्किल वक्त आए तो ये उसका बहादुरी से मुकाबला कर सके। उनकी ये बात मैंने अपने पल्ले से बांध ली थी। अगले दिन ही वो मुझे लेकर एक बहुत बड़ी कोठी में आई।
ये बहुत बड़ी कोठी थी। बेगम साहिबा तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन बड़े साहब काफी अजीब लगे। उनकी नजरें हमेशा मेरे ऊपर टिकी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या, ये मेरी समझ से बालातर था। बेगम साहिबा का सोशल सर्कल बहुत वसी था, लेकिन बड़े साहब की मुझे कतन समझ ना आती, क्योंकि वो सारा सारा दिन घर में फारिग फिरते रहते। उनका रवैया भी बड़ा पुरस्कार सा था। मुझे उनसे अजब खौफ सा आने लगा था। जब बेगम साहिबा घर पर होती तो उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती, लेकिन बेगम साहिबा की गैर मौजूदगी में बड़े साहब का रवैया बिल्कुल बदल जाता। वो मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते। वो बहाने बहाने से मुझसे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें मांगते रहते और साथ ही साथ इंतहाई फ्री होने की कोशिश भी करते। मेरी हर मुमकिन ये कोशिश रहती थी कि जब वो घर पर अकेले हों तो मैं उनसे दूर दूर ही रहूं। एक दिन जब बेगम साहिबा अपने मैके गई हुई थी तो बड़े साहब ने तमाम मुलाजमीन को छुट्टी दे दी। मैं भी अपने क्वार्टर में जाने ही वाली थी कि एकदम उन्होंने मुझे रोका और कहा, मेरे लिए गिलास पानी का ले आओ। तो मुझे उनकी बात सुनकर अजीब कोफ्त हुई, लेकिन जाहिर है मैं यहां पर एक मुलाजमा थी, इसीलिए उनकी बात टाल तो नहीं सकती थी। मैं फौरन किचन में गई और पानी का गिलास लेकर जो ही लाउंज में आई तो उन्होंने मुझे आवाज दी, मैं यहां कमरे में हूं, पानी यहीं ले आओ। तो मैं झिझक सी गई, क्योंकि बेगम साहिबा की गैर मौजूदगी में मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं उनके कमरे में ना जाऊं। अब शशोपंज में थी कि करूं तो करूं क्या, कि इतने में उन्होंने दोबारा से मुझे आवाज दी। तो मैंने एहतियातन अपनी कमीज के अंदर एक छोटा सा चाकू भी रख लिया। मैंने जो ही उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया तो उन्होंने जानबूझकर मेरे हाथों को छुआ। तो मैंने अपने हाथ फौरन पीछे किए। क्या हुआ, डर गई हो? उनकी मुस्कुराहट में मक्कारी थी, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और पानी का गिलास देकर मैं फौरन ही कमरे से बाहर निकली। चूंकि यहां पर तनख्वाह अच्छी थी, इसीलिए मैं चुप करके अपना वक्त गुजारने लगी। दिल में कई बार आया कि बेगम साहिबा को साहब के रवैये के बारे में बताऊं, लेकिन फिर डर कर चुप हो गई कि कहीं बेगम साहिबा मुझे नौकरी से ही ना निकालते। इन्हीं परेशानियों में दिन गुजरते गए और हर बार बेगम साहिबा की गैर मौजूदगी में बड़े साहब मेरे सामने खुलने लगे। उनकी नजरें मेरे जिस्म को ऐसे घूरती थीं जैसे वो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। एक दिन बेगम साहिबा की बेटी की डिलीवरी थी, तो वो मुझे कहने लगी, मैं कम से कम 1 हफ्ते के लिए जा रही हूं, तुमने अपने रूटीन के काम से कोताही नहीं करनी। जैसे घर मेरी मौजूदगी में चमचम करता है, वैसे ही मेरी गैर मौजूदगी में भी साफ सुथरा होना चाहिए। मुझे किसी किस्म की कोई कंप्लेन तुम्हारी तरफ से ना मिले। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र होकर जाएं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं शदीद परेशान भी हो गई, क्योंकि काफी दिनों के लिए वो घर से बाहर जा रही थी। बेगम साहिबा के जाने के बाद मैं मामूल की सफाई में मसरूफ थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि बड़े साहब कब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए, और एकदम जब वो बोले तो मैं डर कर उछल पड़ी। तो मुझसे इतना डरती क्यों हो? वो इंतहाई मोहब्बत पाश नजरों से मुझे देखते हुए बोले। तो दिल चाहा कि उनकी आंखें नोच लूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उनकी अजीबोगरीब बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं कमरे से निकलना ही चाहती थी कि उन्होंने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। तो मेरी सांसें रुकने लगी। मैं 2 कदम पीछे हटी और उनसे कहा, बड़े साहब, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? तो वो एकदम मुस्कुराते हुए बोले, तुम डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे, तो मैं पीछे हटने लगी। इससे पहले कि वो मेरे बेहद करीब आते, मैंने एकदम दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, और जो ही दरवाजे का हैंडल घुमाया तो मुझे पता चला कि दरवाजा लॉक कर चुके हैं और चाबी उनके पास है। अब की बार मैंने उन्हें चीख कर कहा, दरवाजा खोलें वरना मैं चीखूंगी। तो वो एकदम कहकहा लगाकर हंसे, जरूर चीखो, मगर तुम्हारी चीख किसी को भी सुनाई नहीं देगी। तो उनकी बात सुनकर मैं मजीद खौफजदा हो गई। मैंने उन्हें अपने हाथ से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उनकी गिरफ्त मजबूत थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को आजाद किया और जैसे तैसे करके कमरे के कोने की तरफ भागी। मेरी सांसें फूल रही थी और दिल की धड़कन जैसे रुकने को थी। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। उनकी आवाज में मक्कारी बढ़ती जा रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैंने फौरन तेज धार आले से अपनी नस काट ली। घूमते सर के साथ मुझे अचानक अपनी बेटी का ख्याल आया, लेकिन मैं अपनी इज्जत पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी तारी हो रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? बड़े साहब मुझे इस हाल में देखकर चीख पड़े, लेकिन मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। फिर मुझे कुछ भी होश न रहा। जब मुझे होश आया तो घर में हर तरफ रोने की आवाजें आ रही थी। मैं एकदम उठकर बैठी। काफी देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। मेरे करीब ही मेरी बेटी बेफिक्री से सो रही थी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो ठीक है, लेकिन रोने की आवाजें मुसलसल मेरे कानों में पड़ रही थी। या अल्लाह खैर हो। मैंने एकदम अपने दुपट्टे को सर पर लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकली।
तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई कि बड़े से हॉल में जनाजे की चारपाई पड़ी हुई थी। या अल्लाह, कौन फौत हो गया है? ये किसका जनाजा है? मैंने हैरत से खुद कलामी की। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई भी शनासा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए जनाजे की चारपाई के करीब गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये तो बड़े साहब का जनाजा था। मेरे कदम वहीं रुक गए, मेरी चीख निकल गई और मैं पीछे हटने लगी। क्या यह हकीकत थी या कोई ख्वाब? क्या वो वाकई मर चुके थे? घर वालों की बातों से मालूम हुआ कि बड़े साहब अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, लेकिन मैं सोचने लगी कि यह सब कैसे हुआ। क्या मेरी नस काटने से इसका कोई ताल्लुक था, या फिर यह कुदरत का इंतकाम था? जनाजा जा चुका था और मैं अपने कमरे में इसी सोच में गुम खड़ी थी कि बड़ी बेगम साहिबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका चेहरा गम में डूबा हुआ था। फिर उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान में मुझे कहा, मुझे माफ कर देना सोनिया, मैं नहीं जानती थी कि मेरा खावंद इस कदर इब्लीस है कि अपनी बेटी की उम्र की बच्चियों पर भी नजर रखता है। शुक्र है कि तुम मुझसे महफूज रही और दुनिया के सामने हमने भी उसका पर्दा रखा। बस तुमसे भी यही दरखास्त है कि इस राज को अपने अंदर ही दफन कर लेना, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। तो मैंने तड़प कर उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, कि आपको ये सब कैसे पता चला? तो वो कहने लगी, मैं एक माँ हूं, बंद कमरे में तुम्हारी हालत चीख चीख कर बता रही थी कि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई हो। तो दूसरी तरफ मेरा शौहर अपनी रुसवाई के डर से इतना खौफजदा हुआ कि उसे हार्ट अटैक हो गया। तुम आज से मेरी मुलाजमा नहीं बल्कि इस घर की बेटी हो। बेगम साहिबा की बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया कि अल्लाह ने मेरी इज्जत महफूज करके मुझे सुरखरू कर दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।